हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। हम फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए पार्ट बी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर कर रहे हैं, जिसमें पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस, जिसके हम 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 4th टॉपिक है, जिसका नाम है मेटाबॉलिक पाथवे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर्स एंड मिनरल्स, इनको हम देखेंगे कि मेटाबॉलिक पाथवे में किस जगह इनका डाइजेशन होता है और इनसे क्या प्रोडक्ट बनता है जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होता है। अब देखिए, टॉपिक तो है आपका मेटाबॉलिक पाथवे समझना, लेकिन मेटाबॉलिक पाथवे आप तभी समझ पाएंगे जब आपको पहले डाइजेशन पता होगा। ठीक है, अगर आपको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में नहीं पता तो आप मेटाबॉलिक पाथवे को नहीं समझ सकते। अगर आपको डाइजेशन के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है कि डाइजेशन फूड का कैसे होता है, कौन सी चीज़ कहाँ टूटती है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ टूटेगा, प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है, इनका किस जगह पे जाके डाइजेशन होता है और इनका एक बाय प्रोडक्ट क्या बनता है जो बॉडी को न्यूट्रलाइज करता है या बॉडी को चलाता है। ठीक है, अब ये समझने के लिए हमको पहले डाइजेशन समझना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के हम मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ते हैं। देखो, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आपका डाइजेशन है और इसके अंदर आपका मेटाबॉलिक पाथवे है, तो पहले हमें ये समझना होगा, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, जब भी हम डाइजेशन यानी कि पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसमें 2 तरह से इसको हम बांट देते हैं। इसमें एक तो वो हिस्से होते हैं जहाँ से होकर के फूड निकलता है, यानी ये उसका वो रास्ता है जिससे होकर स्टार्टिंग से एंड तक ये इसमें रहता है। दूसरा, कुछ सहयोगी अंग होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं डाइजेशन होने में। अब इसमें फूड में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुख, यानी मुंह। हम खाना तो मुंह से ही खाते हैं। उसके बाद हमारा खाना मुंह से होते हुए हमारी ग्रास नली होती है, ईसोफेगस, उसमें जाता है। उसके बाद आपके स्टमक यानी कि आपके पेट में जाएगा। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, यहाँ खाना आपका पहुँचेगा। उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में पहुँचेगा और वहाँ से फिर बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है रेक्टम, वहाँ से होता हुआ ये एग्जिट हो जाता है। लेकिन क्या इसी में डाइजेशन पूरा हो जाता है? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ आपको पढ़ना होगा लिवर, पैनक्रियाज और स्प्लीन, प्लीहा जिसको कहते हैं। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे। इसके अंदर ही हम बाइल जूस कहाँ बनता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब ये सारे ऑर्गन्स हैं, ये हेल्प करते हैं, खाना इनमें जाता नहीं है। अब देखिए, सिंपल भाषा में आप इस तरह से समझें कि आपके घर में जैसे ये आपका होम है, अब यहाँ से एक ये अंडरग्राउंड आपका पाइपलाइन है, इससे आपका यहाँ बाथरूम अटैच है, यहाँ आपका किचन अटैच है, यहाँ पे और भी कुछ रूम होंगे, उनके जो भी बाथरूम होंगे वो अटैच्ड होंगे। इनका पानी देखिए, घर का एक ही मेन लाइन होगा जो यहाँ आकर के आपके सीवरेज से जुड़ा होगा। ठीक है, किचन का पानी भी इससे जा रहा है, बाथरूम का पानी भी जा रहा है, ये रूम में भी कोई अगर होगा वो भी, यहाँ रूफ़ मान लेते हैं, रूफ़ में भी जो पानी बारिश का आता होगा वो पानी इकट्ठा होकर एक पाइप के थ्रू इसमें जुड़ जाता होगा। तो ये हो गया इसका एक मेन पाइप। इस मेन पाइप से ये पानी जा कर के आपका मेन सीवरेज में जा कर के मिल जाएगा। ऐसे ही होता है आपका खाना, शुरू तो होगा मुंह से, ये इसको आप मान सकते हैं आपका माउथ, यहाँ से शुरू होते हुए बिल्कुल यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। लेकिन इसके बीच में आपको कहीं लिवर दिखाई देता है, कहीं आपको पेनक्रियास दिखाई देगा, वो इसमें ट्रिब्यूट करते हैं, हेल्प करते हैं। अब वो क्या क्या हेल्प करते हैं, कैसे खाना टूटता है, कार्बोहाइड्रेट आपका कहाँ टूटेगा और किस में बदल जाएगा, प्रोटीन आपका कहाँ टूटेगा, इनका पाचन कहाँ से शुरू होता है, फैट कहाँ से टूटेगा और ये किस चीज़ में जाकर के बदल जाएगा, इस सब चीज़ को हम आज के टॉपिक में कम्प्लीटली समझेंगे। और इसके बाद आपका टॉपिक मेटाबॉलिज्म जो दिया हुआ है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके बाद इसके एमसीक्यूज़ लगाएंगे। तो यकीन माने, इस टॉपिक से कोई भी सवाल आपका ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। हम पाचन तंत्र आज पढ़ते हैं, डाइजेशन को समझते हैं। ये देखिए, यहाँ आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम है, इसको समझें। यहाँ से आपका खाना शुरू होगा माउथ से। अब माउथ में आप क्या देखेंगे? आपको टीथ दिखाई देंगे, आपको टंग आपकी दिखाई देगी यानी कि जीभ दिखाई देगी। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स होती हैं, वो ये दिखाई नहीं देती है पर होती हैं।
ये भी यहाँ से कुछ जूस, कुछ रस रिलीज करती हैं, जिनमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो खाने को तोड़ना यानी कि उसका डाइजेशन मुंह से ही शुरू कर देते हैं। आपका खाना माउथ से होते हुए आएगा। ये देखिए सेलिवरी ग्लैंड्स हैं ये, ठीक है। इनसे खाना आपके ईसोफेगस, इस ग्रास नली में आता है, इसको ईसोफेगस कहते हैं। यहाँ से आते हुए ये आपका स्टमक है, यहाँ खाना आ जाएगा। यहाँ पे ये लिवर है, लिवर कुछ जूस रिलीज़ कर देगा। और ये है गॉल ब्लैडर, जहाँ पे बाइल जूस या फिर पित्त रस यहाँ पे स्टोर रहता है, ठीक है। ये इसमें यहाँ मिल जाएगा। और ये है तुम्हारे स्टमक का लास्ट पार्ट, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी जो डेड्यूनम नाम का जो पार्ट होता है वो इससे ऐड होता है। अभी पढ़ेंगे पूरा इसको डिटेल में। उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन, जो ऊपर वाला ये पार्ट देख रहे हैं आप, ये लार्ज इंटेस्टाइन इसको कहते हैं। यहाँ पे खाना आता है। और इसके बाद ये रेक्टम एनस, इसके द्वारा ये खाना आपका एग्जिट हो जाता है। तो ये तो आपने एक सिंपल एक फॉर्म देखी कि खाना कहाँ से कैसे होकर के आएगा, कौन कौन सी इसमें चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो हम इसमें पहले माउथ को पढ़ेंगे, माउथ में हम टीथ समझेंगे। उसके बाद हम टंग समझेंगे, ये कुछ ग्लैंड्स होती हैं इनको भी समझेंगे। उसके बाद हम स्टमक में क्या होता है, खाना कितनी देर के लिए रहता है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है। उसके अलावा फिर लीवर और पेनक्रिया, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, इनका क्या रोल रहता है, अगर ये नहीं होते तो खाने का क्या होता, ठीक है। इसके अलावा फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को ये हम पूरा पाचन तंत्र ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो देखिए समझिए, देखिए खाना सब लोग तो हम मुंह से ही खाते हैं। अब खाना जैसे ही मुंह में जाएगा तो सबसे मेन आपको मुंह में क्या दिखते हैं, आपको टीथ दिखाई देते हैं। टीथ के टाइप्स होते हैं, ऐसा नहीं है सारे टीथ एक जैसा काम करते हैं, सभी का काम अलग अलग होता है। फिर आपको टंग यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। अब इनका क्या काम है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए मुंह पाचन तंत्र का पहला पड़ाव है, जहाँ भोजन को दांत और जीभ की मदद से चबाया और घुमाया जाता है। तो अब देखें, ये है आपके टीथ। टीथ को हम कैसे समझेंगे, देखिए एक सिंपल एक डायग्राम है, आप देखेंगे ये हमको मेनली 4 टाइप के हमारे दांत देखने को मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम टीथ देखते हैं, ठीक है। अब देखें आप, यहाँ आपको ICPM आपके 4 प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं। इनको इंसाइजर कहते हैं, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। अब देखिए ये स्टार्टिंग के आपके जो 4 दांत हैं, जनरली हम इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं। अगर आपसे कभी कोई टीथ फार्मूला पूछ ले तो हम केवल यही बताते हैं, ICPM एंड M। इसके नीचे हम इनके नंबर्स लिख देते हैं कि कौन कितने होते हैं, ठीक है। इसके नीचे हम 2 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे और यहाँ हम 3 लिख देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, टीथ फार्मूला कहते हैं। समझ लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग में जब भी आप गाजर, टमाटर या फिर कोई एप्पल खाते हो तो स्टार्टिंग के ये जो 4 दांत रहते हैं ये नीचे ऊपर दोनों में होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इंसाइजर कहते हैं। काटने वाले दांत होते हैं ये, इनमें से ये 4 दांत हो गए आपके स्टार्टिंग के। फिर ये कैनाइन होता है, इसको चीरने वाला दांत कहते हैं, ठीक है। ये साइड में एक एक ही होता है केवल हम लोगों में, ठीक है, ये वाला। इसके अलावा फिर हमको प्रीमोलर दिखाई देते हैं, 2 दांत ये वाले। इसके बाद फिर लास्ट में हमको 3 मोलर दांत दिखाई देते हैं जो खाने को अच्छे से चबाते हैं, ठीक है। ये तो हमारे दांतों की एक प्रॉपर्टी हो गई, कितने सारे। अब देखिए एक साइड में ये 8 होते हैं, फिर दूसरे साइड में भी 8 होते हैं। टोटल कितने, देखिए ये जो टीथ फार्मूला लिखा हुआ है इसमें 8 दांत हो गए आपके, गिनिए 2 1 2 3 8 हो गए। लेकिन याद रखें ये दांत के केवल ये एक साइड के ही, एक साइड वाले हैं। लेकिन याद रखें आप, ये केवल हमने इस तरह से इसको किया हुआ है तो केवल हम इनको देख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं टीथ फार्मूला, इसमें इनकी संख्या 8 है। लेकिन क्योंकि इधर वाला पार्ट है इसमें भी 8 होंगे तो इंटू 2 टोटल 16 हो जाएंगे बेटा। और क्योंकि ये नीचे वाले जबड़े के हैं इतने ही सेम ऊपर भी होते हैं तो फिर इसमें भी हम इंटू 2 कर देंगे, टोटल 32 टीथ हो गए। जनरली एक एडल्ट में 32 टीथ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दांत की एक प्रॉपर्टी है, अगर आप पूरा एक दांत निकालेंगे तो इसको 3 पार्ट्स में हम इसको बांट लेते हैं। ऊपर का हिस्सा है इसको हम क्राउन बोलते हैं, इसको हम क्राउन बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसको नेक बोलते हैं। और ये नीचे वाला हिस्सा है ये रूट होती हैं। इसके नीचे फिर कैनाल्स बनी होती हैं जो कमज़ोर हो जाती हैं तो आपको सेंसेशन होती है, ठीक है। अब ये दांत किस चीज़ से बना होता है, देखिए ये टीथ किस चीज़ से बने रहते हैं, हम इनको भी एक बार समझ। तो देखो अब हम समझते हैं कि दांत किस चीज़ से बेटा बना होता है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, ये ऊपर लिखा हुआ है। अब देखिए
सबसे पहले बेटा हम इसमें एनिमल पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने कभी पढ़ा होगा एनिमल, ठीक है। बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ये, इससे मजबूत आपका शरीर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर जब इसके अंदर हम अगर मान के चले एनिमल को हम हटा देंगे तो इसके अंदर एक और परत निकलती है जिसको हम बोलते हैं डेंटिन या डेंटाइन। ये एक हार्ड येलो सब्सटेंस होता है। और याद रखना कि अगर आपको कभी अगर चोट लगती है तो दर्द जब भी आपको होगा वो डेंटाइन को चोट लगने की वजह से ही होगा। यानी कि एनिमल इतना हार्ड रहता है, इसमें अगर चोट लगती है तो दर्द आपको नहीं होगा, लेकिन डेंटाइन में आपको दर्द महसूस होता है। थर्ड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम सीमेंटम। इसको भी समझ लीजिए। ये बेटा ये जो कैनाल्स आपकी होती हैं इनमें होता है और इसका मेन काम रहता है सीमेंटम का कि आपके जो मसूड़े रहते हैं उनमें इनको अच्छे से फंसाए रखना, जकड़ के रखना, ठीक है। ये भी एक पार्ट रहता है दांत का। और सबसे लास्ट में हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं पल्प, PULP। ये दांत का सबसे इनर मोस्ट होता है, सबसे अंदर की एक परत होती है जिसको हम पल्प कहते हैं। अब यहाँ पे काम की चीज़ आपके लिए क्या है, सबसे ऊपर का पार्ट एनिमल कहते हैं, उसके अंदर डेंटिन होता है, फिर सीमेंटम होता है और पल्प होता है। तो एनिमल सबसे हार्ड होता है, ठीक है, और सबसे जो अंदर का पार्ट रहता है उसको हम पल्प कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा जानकारी रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम क्यों पढ़ रहे हैं टीथ, क्योंकि हम पाचन पढ़ रहे हैं और क्योंकि खाना सबसे पहले जब आप खाते हो तो दांतों से ही उसको कुतरते हो, उसको चबाते हो, छोटे छोटे हिस्सों में वो टूट जाता है। उसके बाद फिर वो आपके अंदर आपकी ग्रास नली ईसोफेगस से होते हुए आपके स्टमक तक पहुंचता है। तो उसमें दांतों का अहम रोल रहता है। तो दांतों की आपसे आकृति पूछ सकता है, उनकी संख्या पूछ सकता है और पूछ सकता है कि वो किस चीज़ से बने होते हैं। कहते हैं दांतों से जो टूटता है खाना आपका उसको मैकेनिकल डाइजेशन कहा जाता है। पूछ सकता है कि आपकी बॉडी में जो डाइजेशन होता है वहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन कौन सी प्रक्रिया को कहते हैं। कह देना कि जब मुंह में खाना होता है और दांतों से उसको तोड़ा जाता है तब उसको मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। जब आप खाने को चबाते हैं बेटा तो वहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिससे सलाइवा रिलीज होती है, यानी आपकी लार निकलती है। उस लार में एमाइलेज नाम का एक आपको एंजाइम देखने को मिलता है जो कि क्या करता है, आपके स्टार्च को बेटा तोड़ देता है। इसको हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी बस इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। स्थायी दांतों की संख्या बेटा 32 होती है। देखिए टोटल नंबर पूछेगा तो 32 लगा दीजिएगा आप। और इसके अलावा इसमें 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं, ठीक है। इनको दूध के दांत भी कहा जाता है। ये टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से आते हैं। लेकिन इसमें से 12 दांत ऐसे होते हैं जो एक बार टूट गए तो फिर कभी नहीं आएंगे, तो इसलिए उनको बचा के रखना। इसके अलावा आपने विजडम टूथ के बारे में सुना होगा। ये 3rd नंबर के मोलर होते हैं, 17 से 25 वर्ष की उम्र में आते हैं ये। और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रक्रिया एक होती है। जनरली लोगों को जिनको आए होंगे उनको पता होगा। दूध के दांत कब तक गिर जाते हैं डिपेंड करता है हर व्यक्ति पे। 6 से 12 साल की उम्र जनरली कहा जाता है। किसी किसी का बहुत जल्दी, किसी का बाद में निकलते हैं, ये टूटते हैं और निकलते हैं। अच्छा, हमने माउथ में दूसरी चीज़ पढ़नी है, टंग। टंग क्या करती है बताइए, क्या खाने को चबाती है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मेन काम एक ही रहता है, खाना जब आप खाएं तो वो आपको अच्छा लगे। एक तो ये टेस्ट देगी और दूसरा इस खाने को एक दिशा देती है, निगलने में हेल्प करती है, ठीक है। लास्ट वाले जो आपके दांत होते हैं मोलर टीथ, जो खाने को अच्छे से चबाते हैं, उनके साथ मिलकर ये फूड को एक डायरेक्शन देती है और कहती है कि अब जाओ, ईसोफेगस में जाने का समय आ गया है। तो जीभ के ये 2 काम रहते हैं, ठीक है। अब देखिए टेस्ट बड्स की जब बात आती है तो एक सवाल यहाँ से भी बन सकता है कि बताइए भाई, जीभ का कौन सा हिस्सा कौन सा सेंसिटिव एरिया किस टेस्ट के लिए जिम्मेदार होता है। सबसे बाहर का पार्ट जो है ये स्वीट टेस्ट देगा आपको जीभ का। और आपको जब नमकीन टेस्ट आता है इसका मतलब आपका खाना इस जगह पर है, ठीक है। ये बेटा लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में ये टेस्ट बड्स बहुत छोटे छोटे रहते हैं, ये होते हैं। बाकी ये बिल्कुल ये साइड वाला पार्ट है, ये आपको खट्टे का टेस्ट देता है। और बिटर यानी कड़वे का टेस्ट आपको सबसे लास्ट वाला पार्ट जीभ का देता है। ये एक उमामी इसको कहते हैं। ये आपने कभी देखा हो, देखा तो नहीं, आपने टेस्ट किया हो, टमाटर जैसा रहता है ना, याद रख लेना, टोमेटो लाइक टेस्ट रहता है। या और दूसरा हम कह सकते हैं
जैसे आपने मैगी खाई तो मैगी जो मसाले का टेस्ट रहता है उसको इनमें से आप उसको ना खट्टा कह सकते हैं ना तीखा कह सकते हैं, इसलिए इसको हम उमामी एक नाम इसको दे दिया गया। इसको लास्ट में, सबसे लास्ट में इसको खोजा गया था कि एक ऐसे भी बर्ड्स टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। यहाँ आपको लिख दिया है कि आपको कहीं पता ना हो कि खट्टा किस चीज़ से मिलता है हमें, तो नींबू दही, नमकीन किससे मिलता है, कड़वा और उमामी। काम की चीज़ तो बिल्कुल है नहीं, आपको बस इतना समझ लेना है, इसी से आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि जीभ का कौन सा हिस्सा किस चीज़ के लिए है। देखिए, दांत भोजन को चबाने का काम करते हैं, ये आप समझ जाएंगे किसका क्या काम होता है। अब देखिए भाई, फूड स्लाइड की बात करते हैं। फूड स्लाइड, अब देखिए हमने इतना पढ़ लिया, इसके बाद अब माउथ को हम यहाँ ख़त्म नहीं करते, हम दो चीज़ें और देख लेते हैं। सबसे पहला है आपकी ग्लैंड्स। ये देखिए, खाना जब बेटा आपका माउथ में आएगा, हमने टंग पढ़ा और हमने टीथ पढ़ा, इसके साथ ही हमको एक चीज़ और पढ़नी है, इसको कहते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियाँ। इन लार ग्रंथियों में हम 3 ग्रंथियों को पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लिख लेना कहीं, समझ लेना। पहली होती है पैरोटिड, पैरोटिड। दूसरी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, एक होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड को हम लेते हैं सबसे ऊपर। ठीक है, इसका काम क्या रहता है बेटा, ये कान के बिल्कुल नीचे रहती है स्थित, और ये लार का सबसे बड़ा हिस्सा बनाती हैं। कहाँ होती हैं, ये देखिए, ये वाली है, कान के बिल्कुल नीचे होती है, दिखती नहीं, अंदर होती है, और इसका काम रहता है लार को बनाना। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही आप कोई खाना देखते हैं आपके मुंह में जो पानी आ जाता है, वो खाने को देख के ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये ही बनाती है, यहीं से आता है वो। दूसरा होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। अब सबलिंगुअल समझ में आ रहा है आपको, ये टंग के नीचे रहती है, जीभ के नीचे रहती है, लार का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, ऐसे मान के चलिए लगभग 90% ये बनाती है और 10% ये बनाता है। सबसे लास्ट में बेटा आता है, सबसे लास्ट में आता है बेटा सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर, इसका क्या काम रहता है बेटा, ये याद रखना, ये निचले जबड़े के अंदर स्थित रहती है, और ये इसका काम रहता है, ये जो लार बन रही है इसको स्टोर करके रख लेना अपने पास। ये भी बनाने में हेल्प करती है थोड़ी थोड़ी, बट इसका मेन काम रहता है इसको स्टोर करके रखना। ठीक है, जैसे ही आपके खाना आप देखते हो टेस्टी खाना, आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अरे इसको तो खा लेना चाहिए, और फिर जो है आपको ये सब मैंडिबुलर ये रिलीज़ कर देती है लार को। ठीक है, अब हमने इस इतने हिस्से को हमने समझ लिया कि यहाँ इसका क्या काम है पाचन में। अब ये खाना बेटा आपका इस नली से निकलते हुए आपका आता है स्टमक में। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। अब हम आते हैं भोजन नली, फूड पाइप इसको बोलते हैं बेटा। क्या काम रहता है, खाने को एक एक पैसेज देना, एक जगह देना जिससे ये खाना कहाँ पहुँचे, आपके पेट में पहुँचे। ठीक है, इससे होके ही नीचे जाता है। इसमें एक नाम आता है, आपने कभी सुना हो, पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस इसको हम कहते हैं, पेरिस्टोलिसिस भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ दिखता है, ये है ना, बोलने का अपना तरीका है इसको। इसका काम क्या रहता है, जैसे आप खाना खाते हो, वो खाना सीधा मुंह से होते हुए ये नीचे आता है हमेशा खाना। कभी ऐसा है क्या कि कहीं ऊपर चला जाए दिमाग की तरफ, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन काम कर रहा है ना। ऐसा लगता है तो ये गलत है, ग्रेविटेशन की वजह से नहीं, ये प्रक्रिया एक होती है, इसकी वजह से ये खाना नीचे जाता है। आप कभी अगर उल्टे होकर के सर नीचे करके पैर ऊपर करके अगर खाइएगा खाना, तब भी खाना नीचे नहीं जाएगा, ग्रेविटी काम करती तो नीचे ही जाना होता है उसे। लेकिन क्योंकि ये पेरिस्टोलिसिस एक प्रक्रिया रहती है, जैसे आपने कभी उसको देखा हो, केंचुए को देखा है कभी, केंचुए को, केंचुआ कैसे सिकुड़ सिकुड़ के चलता है, पहले श्रिंक करता है अपनी बॉडी को, फिर एकदम से एक्सपेंड करता है। ऐसे ही ये श्रिंक होती है, एक्सपेंड होती है, श्रिंक होती है, एक्सपेंड होती है, आपका खाना धीरे 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 करके बेटा नीचे आपके पेट तक पहुंच जाता है। तो पूछेगा पेरिस्टोलिसिस क्रिया किससे रिलेटेड है, तो आप बता देना ये पाचन से संबंधित है, ये डाइजेशन से संबंधित है, और इसका काम रहता है, इसकी वजह से ही खाना जो है धीरे धीरे करके नीचे पेट में जाता है, ये चीज़ रहती है। ठीक है, पेट की बात कर लेते हैं। एसिडिक लावा लैंड इसको बोलते हैं, बताएंगे क्यों कहते हैं। देखिए, खाना बेटा जैसे ही आपका पेट में पहुंचेगा तो यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स की बौछार होती है, जो खाने को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने में हेल्प करती है। अब देखो बेटा, ये जो HCl है ना, ये 2.3 pH के आसपास की इसकी वैल्यू रहती है। इसका मतलब इतना रहता है कि इतना एसिडिक है
कि आप जो ब्लेड होता है ना, उस ब्लेड को भी अगर आप इसमें डाल दोगे तो वो भी इसमें गल जाएगा। तो फिर भाई हमारा पेट क्यों नहीं जलता है? तो उसके लिए बेटा पेट एक खास म्यूकस लेयर बनाता है, और ये इतना बनाता है कि इसको हर दिन ये बनाता रहता है, जिससे कहीं ये जल के ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। और यही पेट को एसिड से बचाता है, ठीक है। अब देखो, खाना था मुंह में खाना होता है क्षारीय, यानी कि बेस रहता है, और फिर जैसे ही ये पेट में स्टमक में पहुंचता है, यहाँ पे खाना हो जाता है एसिडिक, ये एसिडिक हो जाता है, ठीक है। और समझेंगे, अभी टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि इतना इतना ही है ये। अभी देखिए सब चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, अभी पूरा सब कुछ समझ आ जाएगा। अब आते हैं बेटा, खाना कहाँ जाएगा? छोटी आंत में, न्यूट्रिशन फैक्ट्री इसको हम कहते हैं। छोटी आंत में देखो बेटा, मेनली ऐसे समझो, ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका स्टमक हो गया। ये स्टमक से ये जो हिस्सा जुड़ा हुआ है ना, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं बेटा सबसे स्टार्टिंग का पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको बोलते हैं डेड्यूनम, ठीक है। इसको कोई डेड्यूनम कहता है, कोई डूडेनम कहता है, तो जैसा आपको समझ आए भाई वैसा बोल देना। अब देखो, डूडेनम की जब हम बात करेंगे तो ये सबसे पहला पार्ट रहता है जो किससे जुड़ा रहता है? आपका स्टमक से। उसके बाद इसका एक और हिस्सा रहता है जिसको हम जेजुनम कहते हैं, और इसका एक और हिस्सा रहता है जिसको कहते हैं इलियम। अब देखो, पूछेगा कि डूडेनम, जेजुनम और इलियम ये किसके हिस्से हैं, तो बोल देना भैया स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से हैं। अब पूछेगा आपसे कि आपके स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ने वाले हिस्से का नाम क्या है, तो कह देना डेड्यूनम, डूडेनम हो गया, ठीक है। फिर जेजुनम का क्या काम है, इलियम का क्या काम है, हम ये भी पढ़ेंगे। छोटी आंत को देख लेते हैं। पाचन तंत्र का बेटा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, याद रखना। खाने का आपकी का डाइजेशन 80 to 85% कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, अब खाना जब टूट गया, पच गया, तो उसमें से जो एब्जॉर्ब करने लायक चीज़ें रहेंगी, उनका एब्जॉर्प्शन का भी मेन काम यही होता है, ठीक है। चलिए, पूछेगा किस किस के बीच में होती है, तो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में ही होती है। इसके अलावा स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? 6 से 7 मीटर की होती है। सोचिए 20 से 23 फीट लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इसका व्यास काफ़ी कम होता है। देखिए, बड़ी आंत जो है वो इससे छोटी होती है लेंथ में, लेकिन क्योंकि उसका व्यास ज़्यादा रहता है इसलिए उसको बड़ी आंत कहते हैं। उसका जब एरिया निकालेंगे तो वो बड़ी हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं। 3 मुख्य भाग रहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। डोडिनम, जिसको डूडेनम कहते हैं, इसको देखिए सबसे आंत का प्रारंभिक भाग है, 25 सेंटीमीटर लगभग होता है, 10 इंच लंबा। क्या काम रहता है बेटा? इसके साइड में ही गॉल ब्लैडर लगा रहता है, जिससे बाइल जूस आता है। देखिए, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। देखो बेटा, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ आपके जुड़ी हुई है ये। अब यहीं आपका लिवर है, यहीं बेटा यहाँ गॉल ब्लैडर होता है, उसी से बाइल जूस आता है, और इसी में डेड्यूनम वाले जो डूडेनम वाला हिस्सा है उसी में आकर के बाइल जूस मिल जाता है। अभी देखिए और समझाऊंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, एकदम आसान हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहाँ पे थे, तो अग्ना से ये बाइल जूस आके मिल जाता है, और बेटा एक पेनक्रियाज होता है अग्ना से, इससे अग्ना से रस पेनक्रियाटिक जूस भी इसी में आकर के मिल जाता है, जो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। अभी सिंपल है और बताते हैं, अभी पहले थोड़ा सा समझ लो। अब देखो बेटा, मैंने क्या बताया, खाना जब माउथ में होता है तो बेस होता है यानी क्षारीय, और फिर आपके जब स्टमक में आता है तो वो एसिडिक हो जाता है, और जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के ये डेड्यूनम वाले हिस्से में जब आता है तब ये फिर से कैसा हो जाता है? बेस हो जाता है। तो देखिए लिखा हुआ है अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में मदद करता है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है ये भी हम समझेंगे, एक ही जैसा एसिडिक ही क्यों नहीं बना रह सकता हमेशा ये। दूसरा है बेटा जेजुनम, ये छोटी आंत का दूसरा हिस्सा रहता है। एक्चुअल में एक तरीके से देखा जाए तो जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी पूरी की पूरी, तो सबसे स्टार्टिंग का ये डेड्यूनम हो गया, बीच में आपका जेजुनम हो गया, और ये लास्ट वाला हो जाएगा इलियम हो जाएगा। इस इलियम से ही आपकी बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन रहती है वो जुड़ी रहती है, ठीक है। और इधर डेड्यूनम वाले हिस्से से आपका ऊपर ये जो पार्ट रहता है स्टमक का वो जुड़ा रहता है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 2.5 मीटर। अधिकांश पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया यही होती है। देखिए आपसे पूछेगा कि डाइजेशन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा अधिक पाचन की प्रक्रिया और अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आप आंसर देंगे छोटी आंत में, लेकिन छोटी आंत के अंदर भी पूछा जाएगा कहाँ होता है तो जेजुनम का नाम ले देंगे, ठीक है। ये इसमें माइक्रोबिली नाम की संरचनाएं होती हैं जो पोषक तत्वों का अवशोषण का काम करती हैं। कैसे?
ये जो बेटा जो आंत है ये मैंने आपको बनाई स्मॉल इंटेस्टाइन मान लीजिए, तो इसमें जो जेजुनम वाला बेटा जो बीच वाला हिस्सा है ना, इसमें इस प्रकार की कुछ आकृतियाँ बनी रहती हैं, इनको हम बिली कहते हैं। ठीक है, इनका काम क्या करता है बेटा, अंदर से इधर से खाना आपका जा रहा है, इसमें मैंने बताया खाना ऐसे पाइप की जैसे इसमें से निकलना रहता है इसको, बाकी सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं। अब खाना जब इस वाले हिस्से में आएगा तो ये देख लेते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बॉडी को सक कर लेंगे, उसको चूस लेंगे। ठीक है, उनको चाहिए कि भाई फैट चाहिए हमें, तो फैट को खींच लेंगे अंदर अपने। ठीक है, जो जो आवश्यक बॉडी के लिए इसेंशियल चीज़ें रहेंगी उनको ये अवशोषित कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये समझें। लास्ट बेटा इसका पार्ट रहता है, इसको कहते हैं इलियम। देखो सबसे अंतिम लेकिन सबसे लंबा भाग होता है। पूछेगा छोटी आंत का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा रहता है, तो इलियम सबसे लंबा होता है। जेजुनम की स्पेशलिटी क्या है, इसमें खाने का सबसे ज़्यादा जो है पाचन होता है, डाइजेशन, और इसके अलावा अपशोषण भी यही होता है। ठीक है, और जो ये रहा डुडेनम वाला जो हिस्सा है, इसका क्या काम है बेटा, ये स्टमक से डायरेक्टली जुड़ा रहता है और इसी में आकर के आपके जो है गॉल ब्लैडर और पेनक्रिया से निकलने वाले जो जूसेस रहते हैं इसी में आकर के मिल जाते हैं डक्ट्स के माध्यम से, यानी नलिकाओं के माध्यम से। अब देखिए इतनी इसकी लंबाई हमने ये देखी, सबसे लंबा होता है। शेष बाकी के पोषक तत्व जैसे कि विटामिन B12 हो गया, बाइल सॉल्ट हो गया, इसका अवशोषण करने का काम ये करता है। सारे काम को जो जेजुनम है वो नहीं कर पाता है, बचा हुआ जो अवशोषण का काम है वो सारा काम बेटा जेजुनम नहीं कर पाता है, बचा हुआ अवशोषण का काम इलियम को करना रहता है। यह बड़ी आंत से इलियोसेकल वॉल्व, मैंने बताया था कि ये बड़ी आंत से जुड़ा रहता है, लास्ट वाला इलियम वाला हिस्सा। तो ये किससे जुड़ा रहता है, इलियोसेकल वॉल्व के माध्यम से जुड़ा रहता है, जो अवशोषित पदार्थों को नियंत्रित मात्रा में बड़ी आंत में जाने देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बेटा इसके फंक्शंस देखते हैं कि क्या और इसके काम है। वैसे तो हमने समझ लिया, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए डुडेनम जो है आपका बेटा, इसमें एंजाइम होते हैं एमाइलेज और ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब देखो बेटा आपके मुंह में जो खाना है, देखिए आप बेटा जो खाना खाते हैं उसमें आप कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, विटामिन्स भी खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं। अब ये सारे के सारे अलग अलग तो होते नहीं हैं, आप कुछ भी खा रहे हो उसी में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हैं भी या नहीं है, तो इनको बेटा कार्बोहाइड्रेट कहाँ से, आपका माउथ से टूटना शुरू हो जाता है। वहाँ पे कौन होता है बेटा बताइए, उसमें लार्ज सलाइवा में कौन होता है, सलाइवा में होता है टाइलिन नाम का एंजाइम, जो आपके स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या है स्टार्च माल्टोज, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़ाया था। कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ मोनोसैकेराइड होते हैं, कुछ ओलिगोसैकेराइड होते हैं, ठीक है, और कुछ पॉलीसैकेराइड होते हैं। तो देखिए पॉली का मतलब ये हो गया जटिल जो अणु रहते हैं वो, उनको सिंपल तोड़ने का काम करते हैं टाइलिन करता है, तो टाइलिन तोड़ देगा। अब देखिए जिस रूप में आप खा रहे हो बेटा खाना, वो बॉडी को काम नहीं करता है, उसको नहीं लगता है। जैसे आपने अर्थ को डिग किया, इसको खोदा और यहाँ से आपने नेचुरल ऑयल निकाल लिया। अब क्या इस ऑयल को सीधा निकाल के आप बाइक में डाल के इसको चला सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं चला सकते। इसके लिए हमें पहले क्या एक रिफाइनरी में जाकर इसको रिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें से हम वेस्ट मटेरियल निकाल देंगे और जो सबसे बेस्ट अच्छा मटेरियल होगा जैसे पेट्रोल, डीजल, बाकी सारी चीज़ें, कैरोसिन, इनको फिर हम जो है फ्यूल के तौर पे हम यूज करते हैं। ठीक इसी प्रकार से बेटा आपका जो खाना है पहले आपके माउथ से शुरू होता है डाइजेशन, वहाँ पे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटना शुरू करता है, कार्बोहाइड्रेट को टाइलिन तोड़ता है और वो माल्टोज में तोड़ देता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है बेटा। ठीक है, उसके बाद खाना बेटा आपका स्टमक में जाता है, स्टमक में वो खाना पहले एसिडिक होता है और वहाँ से टूटना शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बेटा सीधा आपका जो खाना है स्टमक से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जहाँ पे आपको कुछ एंजाइम दिखते हैं, एमाइलेज दिखेगा, ट्रिप्सिन दिखेगा और लाइपेज दिखेगा। ये आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को सिंपल रूप में तोड़ देते हैं। ठीक है, और जेजुनम और इलियम में एंजाइम द्वारा अंतिम पाचन प्रक्रिया पूरी होती है। पूछेगा कि पाचन की प्रक्रिया अंतिम रूप से कहाँ संपन्न होती है, तो बोल देना स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, वो भी सबके लास्ट वाले हिस्से में, इलियम में। ठीक है, दूसरा बेटा काम क्या होता है इसको देखते हैं। एब्जॉर्प्शन का काम करता है, मैंने बताया विली होती है इनके बीच में, और ये क्या करती हैं, जैसे इनके बीच से खाना उस नली से होकर निकलता है, ये ऐसे ऐसे बने होते हैं, उस खाने को वहीं रोक लेते हैं, भैया बाहर मत जाओ। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वसा अम्ल और विटामिन, खनिज, इन सबको रक्त के प्रवाह में अवशोषित कर लेते हैं। क्या मतलब है, अवशोषित करके क्या करते हैं, डक्ट्स के माध्यम से रक्त में मिला देते हैं, ब्लड में मिला देते हैं।
ठीक है, और ब्लड से आपकी पूरी बॉडी में जिस अंग को ज़रूरत होती है वहाँ ले जाया जाता है। कितना शानदार तरीके से बॉडी काम करती है। इलियम में बेटा एक आपका पेयर्स पैचेस नाम की संरचनाएं पाई जाती हैं जो रोग से आपको बचाती हैं। आपने कुछ खा लिया, आपने कुछ ऐसा, बचाती हैं। इसके बाद बेटा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण करना, ये भी इनका काम रहता है। भोजन में उपस्थित पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका एक बड़ा भाग यहाँ अवशोषित होता है। कहाँ होता है, किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ रहे हैं, वहीं पे पूरा आपका अवशोषण का काम देखने को आपको मिलेगा। कुछ यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख रखे हैं, आप चाहें तो उसको देख लेना। मानव शरीर का सबसे लंबा अंग होता है बेटा, ये बताया था। छोटी आंत का पीएच जो वैल्यू है ये 6 से 7.5 होता है। याद रखना, मैंने जो 2.4 2.5 बताया था उससे कन्फ्यूज मत करना, वो मैंने स्टमक का बताया था। ठीक है, ये हल्का क्षारीय जो है खाने को बनाता है। अल्सर का प्रमुख कारण ये, ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, जब छोटी आंत में पर्याप्त मात्रा में लैक्टोज एंजाइम नहीं बन पाता है। ठीक है बेटा, अब इनको आप देख लेना, है ना, पढ़ लेना, बहुत इनमें कोई समझाने वाली बात नहीं, कुछ फैक्ट्स हैं, इनको देख लेना। इसके अलावा छोटी आंत का भोजन पचाने में, अवशोषित करने में जो समय है 3 से 5 घंटे होता है। और उसके अलावा प्रतिदिन 9 लीटर द्रव छोटी आंत में प्रवेश कर रखने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। ये विली में आपको बता चुका हूँ। ये छोटी आंत में जो जेजुनम वाला हिस्सा रहता है उसमें आपको इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। अब देखो बेटा, खाना अब आपका आएगा कहाँ, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर एंड रिसाइकलिंग प्लांट, ये मैंने आपको ऐसे ही शॉर्ट्स में कुछ लिख दिया जो मुझे लगता है कि इससे आप इसको याद रख सकते हो कि इसमें होता क्या है। अब देखिए, ये है बेटा आपकी बड़ी आंत। जैसे छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं ऐसे बड़ी आंत के भी 3 हिस्से रहते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक सीकम देखने को मिलेगा, एक आपको कॉलन देखने को मिलेगा, एक आपको रेक्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, सबको अभी लाइन से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए बड़ी आंत में जैसे ही हिस्सा आएगा, मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ ये छोटी आंत के बाहर जो ये जो लिपटा हुआ है ना ऐसे आउटर, इसी को कहते हैं बेटा बड़ी आंत। खाना देखिए आपका यहाँ मुंह से शुरू होते हुए इसी में होके निकल रहा है, पेट में आया, इसको स्टमक, फिर छोटी आंत जो कि बीच वाला हिस्सा है इसमें गई, और फिर साइड में ये बड़ी आंत लगी हुई है, इसमें होके खाना जाता है। तो इसमें बेटा क्या क्या काम रहता है, ये सबसे पहले तो बेटा ये कहाँ किससे जुड़ा रहता है, मैंने आपको बताया था कि ये आपका हो गया, ये स्टमक हो गया। स्टमक में से ये जो नली निकलती है ये आपकी छोटी आंत से जुड़ी रहती है जिसको हम कहते हैं डूडेनम। ठीक है, फिर बीच में एक हिस्सा रहता है बेटा इसका जिसको कहते हैं जेजुनम। एक होता है इसका बेटा, इसको बोलते हैं हम इलियम। इस इलियम से ही एक हिस्सा जुड़ा रहता है बड़ी आंत का, यहाँ ऐसे इसको बड़ी आंत मान लीजिए, इसको हम कहते हैं बेटा सीकम। फिर बीच में एक होता है जिसको हम बोलते हैं कॉलन, और सबसे लास्ट में एक होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा रेक्टम। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो बेटा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, पाचन तंत्र का एक अंतिम भाग होता है, जो कुछ भी बच जाता है वो इधर ही आकर के पूरा पच जाता है आपका। ठीक है, भोजन से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करने, देखिए याद रखना इस वाले, लेकिन अब बस इतना याद रखना है, पाचन तंत्र का बेटा एक अंतिम भाग होता है। और याद रखना यहाँ पे आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह इनका पाचन नहीं होता है, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में हो चुका होता है। बचा हुआ पानी हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, उसको अवशोषित करने की प्रक्रिया, और जिनकी ज़रूरत आपकी बॉडी को नहीं है, जो आपने ज़बरदस्ती खा लिया है टेस्ट में, उसको वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बाहर निकालने का काम बेटा ये वाली आपकी बड़ी आंत करती है। छोटी आंत का इलियोसेकल वॉल्व बताया था, इसके द्वारा ये शुरू होती है और ये एनस पे समाप्त हो जाती है, यानी कि आपका एग्जिट ये फेज होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। मैंने बताया था 1.5 मीटर लंबाई में तो ये छोटी आंत से छोटी रहती है, छोटी आंत ज़्यादा बड़ी रहती है, लेकिन इसका व्यास ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से ये बड़ी आंत कहलाती है। बाकी बेटा पहला भाग इसका सीकम होता है। ठीक है, ये इलियम के भाग से छोटी आंत के से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा रहता है बेटा, तो इलियोसेकल वॉल्व से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये भोजन की नियंत्रित मात्रा को आगे बढ़ने देता है, कोई काम का नहीं। अपेंडिक्स बता देते हैं, अपेंडिक्स ये सुना होगा या नहीं सुना होगा तो आज सुन लेना। एक छोटी ट्यूब जैसी संरचना होती है जो सीकम से जुड़ी रहती है। ठीक है, इसको एक बेटा अवशेषी अंग मानते हैं। देखिए बता देता हूँ, रुको। अब देखो बेटा, यहाँ देखो, अभी तुम तनाव लेने लग जाओ कि हमारे तो है नहीं, सबको होती है, किसी की एक्टिव होती है किसी की नहीं। ये बेटा बड़ी आंत है ये वाली। ठीक है,
और ये वाला बेटा जो हिस्सा है ना, यही को इसी को हम सीकम कहते हैं, इस वाले हिस्से को। ठीक है, ये सीकम हिस्सा हो गया ये वाला। अब इस सीकम में ये जो आपको लाल छोटा सा एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बेटा अपेंडिक्स। ठीक है, याद रखना, हम घास फूस खाते थे तो उसमें बेटा सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होती थी। ये भी एक टाइप का क्या होता है, शर्करा ही होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है, लेकिन ये हम लोगों में बहुत कम पाया जाता है, पेड़ पौधों में, हरी पत्तियों में पाया जाता है। पूछेगा कि जो पेड़ पौधे रहते हैं वो अपना भोजन किस रूप में स्टोर करके रखते हैं, तो सेल्यूलोज के रूप में रखते हैं। जब हम खाते हैं तो बॉडी को हमारी को सेल्यूलोज मिलेगा, मुंह से होता हुआ पेट में पहुंचेगा, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में पहुंचेगा। तो याद रखना, इस सेल्यूलोज को जो पचाने का काम करता था वो आपका अपेंडिक्स करता था। लेकिन अब क्योंकि हम लोग ये खाते नहीं हैं सेल्यूलोज, कौन खाता है हरी पेड़ पत्तियों की, अब खाते भी हैं तो हम क्या करते हैं, उसको पका के खाते हैं, जिससे सेल्यूलोज की मात्रा ना के बराबर रह जाती है। तो अब ये काम करता नहीं है, लेकिन किसी किसी लोगों में ये कभी कभी डिसफंक्शन हो जाता है, वो काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन बहुत सामान्य सी एक प्रक्रिया के द्वारा इसको ऑपरेशन से, सर्जरी से इसको निकाल दिया जाता है। कई लोगों को जनरली दर्द हुआ होगा आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को, तो अपेंडिक्स से याद रखना, ये बड़ी आंत का एक छोटा सा हिस्सा रहता है, जिसको हम अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी अंग बेटा वो होते हैं जो वक्त के साथ अपना काम, जिनकी यूटिलिटी रहती है, जिनकी ज़रूरत रहती है, वो कम हो जाती है, उनको हम अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कॉलन, इसका दूसरा हिस्सा होता है। ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। छोटी आंत का क्या बताया था बताओ, तो ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसको 4 भागों में बांटा जाता है, सबसे बड़ा होता है इसीलिए इसको 4 भागों में बांटा गया है। वैसे भी मान लो अधोगामी कॉलन, असेंडिंग कॉलन, ये देखो क्या जरूरी है क्या, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग, और इसके बाद होता है सिग्मोइड कॉलन। ये बहुत काम की चीज़ें आपके लिए नहीं है, बाकी आप अगर देखना चाहें तो आप यहाँ ये देख लेना। ठीक है, ये देखो, ये ट्रांसवर्स कॉलन हो गया बेटा, ये डिसेंडिंग कॉलन हो गया, ये सिग्मोइड कॉलन हो गया। ठीक है, ये लास्ट हिस्सा रहता है जिसको रेक्टम बोलते हैं। ये असेंडिंग कॉलन, क्योंकि 4 होते हैं, 1 2 3 4, और ये लास्ट हो गया रेक्टम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत काम के नहीं है, बस नाम याद रखना, कोई पूछ ले कि किस शरीर के हिस्से हैं तो आप बता देना। बाकी बेटा रेक्टम सबसे लास्ट पार्ट रहता है, ये 12 से 15 सेंटीमीटर। क्या पूछेगा क्या इनकी लंबाई, बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट ऐसा हो सकता है, इसलिए बहुत याद रखने की इनको ज़रूरत नहीं है। केवल आप बस इतना याद रखें, ये जो हम रेक्टम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये किस चीज़ का हिस्सा है, कहाँ दिमाग में पाया जाता है, पैर में पाया जाता है, या कहाँ पाया जाता है, तो इतना याद रखना। ये बड़ी आंत का हिस्सा है बेटा, ये खाने के पाचन में ये हेल्प करता है थोड़ी बहुत, उसमें से ही खाना होके, एक तरीके से सोचिए इसमें से भी होके खाना निकलता है। खाना एक यात्रा पे निकलता है मेरे भाई, मुंह से शुरू होती है, रेक्टम पे आके ख़त्म हो जाती है, इतना याद रखेंगे। मल को अस्थायी रूप से जो है संग्रहित करके रखता है, और सुबह फिर ये यहाँ से एग्जिट हो जाता है, तो यहीं से वो आता है। ठीक है, डायरेक्ट पेट से नहीं आ रहा होता, इधर ही रहता है रेक्टम में। इधर आते हैं, फंक्शंस देख लेते हैं बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या होते हैं। वो ये सेम, पानी इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण करना, याद रखना, बड़ी आंत पचे हुए भोजन से लगभग 90% पानी, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करती है, जो कि आपकी बॉडी के लिए मिनरल्स के फॉर्म में बहुत ज़रूरी रहते हैं। इनसे कोई हड्डी को मजबूत करने में काम करता है, कोई दांतों को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये इसका काम है बेटा, है ना, वेस्टेज को बाहर करना, बनाना, गैस उत्पादन, गैस प्रोडक्शन। बेटा बड़ी आंत में मौजूद एक बैक्टीरिया होता है ना, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसें उत्पन्न करता है, और इसकी वजह से कभी कभी पेट फूलने की समस्या हो जाती है। आगे और पढ़ेंगे इसको। बाकी आंतों में कुछ मौजूद बैक्टीरिया भी रहते हैं, वो काफ़ी लाभकारी रहते हैं और कुछ खराब भी रहते हैं। ठीक है, तो जो लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं विटामिन के और विटामिन B12, इसके उत्पादन में मदद करते हैं। अब देखिए आपसे सवाल ये बनेगा कि विटामिन के, याद रखना इसको प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, ये क्या काम करता है बेटा, आपके रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। विटामिन B12, इसको साइनोकोबालमिन कहते हैं, ये आपको बारिश की बूंदों में भी, रेन ड्रॉप में भी देखने को मिलता है। इन दोनों विटामिन को बनाने में बेटा हेल्प करता है। ये आपको पूरी तरह से बॉडी, आप जब आप खाना खाते हैं तो पूरी तरह से ही नहीं बनते हैं, आपको पूरी तरह से आपको खाने में नहीं मिलते हैं, इनको बनाने में हेल्प करता है कौन, आपका जो बड़ी आंत का जो लास्ट का हिस्सा रहता है, उसमें ये बनने में हेल्प करते हैं कुछ बैक्टीरिया को। बाकी बैक्टीरिया फाइबर को फर्मेंट करते हैं और आवश्यक पोषक तत्वों में बदल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है ये, है ना। इसके अलावा ये मल उत्सर्जन का तो काम भाई होता ही होता है। महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा सा देख लेना आप बेटा इसके बारे में। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा जानने वाला है नहीं। ये जो कॉलन है इसको याद रखना, बड़ी आंत में कॉलन कैंसर होने का खतरा रहता है। ये होता है आपका उल्टा सीधा जो भी आप खा लेते हो, देखभाल के नहीं खाते हो, उसकी वजह से, है ना। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, ये भी इसी से रिलेटेड है
है ना। बस इतना आप याद रखेंगे। निष्कर्षण में कोई सेंस है नहीं, केवल वाटर और इलेक्ट्रो जो लाइट्स रहते हैं उनको जो अवशोषित करने का ये काम करता है। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया है पहले ही। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा मॉर्निंग के टाइम पे या कभी भी आपका पेट बहुत भयंकर तरीके से गुड़ गुड़ करता है, तो वो जो आवाज़ आती है आप इस तरह से मान के चलिए बेटा कि जो बड़ी आंत है ना अपनी सफाई कर रही है उस समय पे। ठीक है, अपने सफाई अभियान पे लगी हुई है, तो ये मान लेना, मान नहीं लेना, ये है ही, एक्चुअल में यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। एग्जिट गेट मैंने आपको ये बता ही दिया, इसको भी अब क्या ही पढ़ोगे आप। देखिए मैंने आपको बताया जब पेट अचानक आपका आवाज़ करने लगे तो आप समझ जाना बड़ी आंत जो है क्या कर रही है, साफ सफाई का अपना काम कर रही है। ये देखिए मैंने बताया इसके दो भाग होते हैं, एक इंटरनल स्पिंक्टर होता है, एक एक्सटर्नल स्पिंक्टर होता है। ठीक है, यही होते हैं, जब ये फंक्शन करते हैं तब वो आवाज़ आती है। हमारा पेट बेटा हर दिन 3 से 4 बार अपनी परत बनाता है। मैंने बताया था HCl कहाँ पे आता है बेटा, स्टमक में होता है, और 2.4 pH इसकी वैल्यू होती है। खाने को एसिडिक बनाता है, लेकिन ये इतना एसिडिक होता है कि आप इसमें लोहे की कोई वस्तु डाल दोगे वो भी इसमें गल जाएगी, बट पेट नहीं गलता है। क्यों? क्योंकि 3 से 4 दिन में अपनी परत को दोबारा ये बना लेता है, बनाता ही रहता है। ठीक है, जिससे कहीं जल ना जाए। पाचन तंत्र में 500 से ज़्यादा तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जो कुछ हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं और कुछ अच्छे नहीं होते हैं। जो अच्छे नहीं होते उनको दवाई खा के हम मार देते हैं। पाचन तंत्र जो है आपका लगभग 9 मीटर बेटा लंबा रहता है। अब देखो बेटा, हमने ये तो समझ लिया कि हमारा खाना फूड मुंह से शुरू हुआ था, पाचन होना उसका, और हमारा ये रेक्टम के द्वारा, ये लास्ट में एग्जिट के द्वारा हमने इसको बाहर निकाल दिया। अब बेटा देखो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, मैंने आपको बोला। अब देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा कि खाना हमारे माउथ से शुरू हुआ, आपके ईसोफेगस में गया, वहाँ से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, उसके बाद आपका यहाँ से एग्जिट हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या इन्होंने खुद से स्वतः इसको पाचन कर लिया, डाइजेशन कर लिया? तो इसका आंसर होता है बेटा नहीं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनकी वजह से ये खाना टूट टूट कर जो है यहाँ तक पहुँच जाता है वेस्ट के मटेरियल के फॉर्म में। तो याद रखना अब कहाँ से कौन सा एंजाइम जो है रिलीज होता है। इसलिए अब हम एक क्विक समरी देख लेते हैं पाचन रसों के बारे में, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे सेलिवरी ग्लैंड्स आपको बताई थी, माउथ में, यहाँ, वहाँ से हमें एमाइलीज एक तो देखने को मिलता है, यहाँ से हमको देखने को मिलता है टाइलिन एंजाइम। ठीक है, अब देखिए कौन कहाँ होता है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ छोटी सी डिटेल्स है, इसको देख लेना आप, और इसको अभी मैं आगे बताता हूँ। जैसे पहले आते हैं हम लार की बात करते हैं, सलाइवा की। इसमें बेटा मैंने बताया था लार ग्रंथियाँ 3 बताई थी मैंने, सब मैंडिबुलर बताई थी, है ना, पैरोइटेड बताई थी, और एक बताई थी आपकी सबलिंगुअल। तो ये जो ग्लैंड्स होती है बेटा, इनमें से मुख्य रूप से हमको टाइलिन हमको देखने को मिलता है और एमाइलेज देखने को मिलता है। ये जो टाइलिन है बेटा, ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, और फिर उसके बाद ये जो एमाइलेज है, ये जैसे आप पानी पूड़ी खाने जाते हो, उसमें से कुछ बैक्टीरियाज अगर उस पर बैठे हुए हैं तो उसको छोटे मोटे बैक्टीरियाज को ये एमाइलेज मार देता है। उसके बाद बेटा गैस्ट्रिक जूस आपको देखने को मिलेगा। इसकी जगह है बेटा स्टमक, आमाशय में आपको देखने को मिलेगा। इसमें पेप्सिन होता है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। ठीक है, अब देखो बेटा आगे ही एक ट्रिप्सिन आएगा जो कि पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, और फिर बेटा ये पॉलीपेप्टाइड है, ये अमीनो एसिड में टूट जाता है, और फिर अमीनो एसिड एक्चुअल में आपकी बॉडी को यही चाहिए होता है। तो ऐसी प्रक्रिया ये आप खुद से करके नहीं दे रहे हो अपनी बॉडी को, आपने तो बस खाना खा लिया, उसमें से उसको धीरे धीरे तोड़ तोड़ के बॉडी को जिस फॉर्म में फ्यूल चाहिए होता है वो अपने आप ले लेता है। तो आप याद रखेंगे गैस्ट्रिक जूस होगा, उसमें बेटा आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा आ जाता है बेटा गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये रेनिन। रेनिन क्या करता है बेटा, दूध जो होता है ना आप पीते हो, या दूध आप किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपने किसी भी फॉर्म में लिया हो, चाहे आपने पनीर खाया हो, चाहे दूध से बनी हुई कोई मिठाई खाई हो, या फिर आपने दूध डायरेक्ट पिया हो, या आपने चाय पी हो, कुछ भी जिसमें भी दूध का कोई अंश होगा, उसमें एक बेटा प्रोटीन होती है। फिर देखो ये जो फैट है, ये फैटी ग्लिसराइड और फैटी ग्लिसरॉल में ये बेटा ये टूटते हैं। ठीक है, फिर ये फैटी एसिड बनते हैं, उसके बाद जो है बॉडी को इनकी ज़रूरत पड़ती है, फिर बॉडी इसको यूज कर लेती है। ठीक है, तो याद रखना इसका पूरा पाचन यहाँ नहीं होता है, इसका आंशिक पाचन होता है गैस्ट्रिक लाइपेज से। HCl भी बेटा इसमें मिला होता है। देखो हम ये क्या पढ़ रहे हैं,
आमाशय यानी आपके पेट में जैसे ही खाना पहुंचेगा, खाने के साथ साथ बेटा गैस्ट्रिक जूस भी आते हैं। वो गैस्ट्रिक जूस जो हैं आपके पेप्सिन के रूप में आएगा जो कि प्रोटीन को तोड़ देगा, रेनिन के रूप में आ जाएगा, ठीक है, जो दूध की प्रोटीन को तोड़ देगा। गैस्ट्रिक लाइपेज होगा जो बसा जो कि फैट होता है उसका आंशिक पाचन करता है। बाकी HCl जो रहता है वो आपके भोजन को एसिडिक बना देता है। एसिडिक बनाने का मेन काम ये रहता है कि जितने भी बैक्टीरिया जो आए हों वो सारे के सारे इसमें मार दिए जाएं। उसके बाद बेटा आपका बाइल जूस आता है जिसको पित्त रस कहते हैं हम। बेटा ये सोर्स है, इसका बनाता कौन है, तो लिवर बनाता है, इसको हम यकृत कहते हैं। और बेटा ये गॉल ब्लैडर होता है उसमें ये जमा रहता है, ठीक है। देखो एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो बेटा ये जो हिस्सा आप देख रहे हो इसको बोलते हैं बेटा लिवर, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा, आपका बाइल जूस बनाएगा। और ये देखो ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, इसमें ये जमा रहता है और ये यहाँ पे इसमें डक्ट्स के माध्यम से जुड़ा रहता है और ये इसमें से जूस रिलीज कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा अग्नाशय रस, पैनक्रियाटिक जूस, ये अग्नाशय होता है वो इसको क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब अग्नाशय कहाँ है एक बार उसको भी देख लीजिए। देखो बेटा ये आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर का, ये होता है पेनक्रियाज। अब मेरे को एक बात बताओ, हमारा जो खाना जा रहा है ये यहाँ स्टमक में जैसे ही आया आपके ईसोफेगस ग्रास नली से होता हुआ, क्या ये लिवर में गया खाना, नहीं, लेकिन लीवर ने एक बाइल जूस बनाया और बाइल जूस यहाँ पर ये देखिए गॉल ब्लैडर में जमा था। उस गॉल ब्लैडर के छोटी छोटी पतली नलियों से ये यहाँ आकर के इसमें मिल जाता है खाने में। ऐसे ही पेनक्रिया से होकर क्या खाना गया, बिल्कुल नहीं गया, लेकिन पेनक्रियाज उसके जस्ट बगल में है और ये क्या है, एक पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, अग्नाशयी रस जिसको बोलते हैं, और ये भी डक्ट के माध्यम से इसमें इसको रिलीज कर देता है। तो खाना इनके अंदर से होके तो नहीं जा रहा है, लेकिन इनके द्वारा बनाया गया जूस वो खाने में जाकर के मिल जाता है, ठीक है। और इस तरह से मिलना बहुत आवश्यक है वरना खाना आपका डाइजेस्ट ही नहीं होगा। देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। पैनक्रियाटिक जूस बेटा है ना, ये आएगा, इसमें बेटा आपको ट्रिप्सिन दिखेगा, एमाइलेज और लाइपेज दिखेगा। ये लिपेज लिखा है, लाइपेज इसको बोलते हैं। ट्रिप्सिन बेटा क्या करेगा, देखो देखो बेटा पहले पेप्सिन था, पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल दिया। पेप्सिन ने क्या किया बेटा, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देगा और ये इसका फाइनल प्रोडक्ट रहता है जो बॉडी को चाहिए होता है। इसके अलावा बेटा एमाइलेज होता है, ये स्टार्च है, स्टार्च को किस में एमाइलेज होगा, यहाँ पे एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लाइपेज होगा, ये जो है आपके फैट को ग्लिसरॉल में प्लस फैटी एसिड में तोड़ देता है, फैटी एसिड में तोड़ देगा। इसके अलावा बेटा लास्ट होता है आंत्र रस, इंटेस्टाइनल जूस इसको बोलते हैं। ये बेटा छोटी आंत से रिलीज होता है। इसमें मुख्य जो एंजाइम है उनको जब आप देखोगे तो आपको एरिप्सिन जो कि पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदल देगा, माल्टेज है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा, सुक्रेज आपके सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देगा। ये आपके मेन हो गए कार्बोहाइड्रेट। आपकी बॉडी को इनकी ही ज़रूरत होती है क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में CHO के फॉर्म में होते हैं, 1:1 के फॉर्म में, इसलिए इनकी ज़रूरत होती है। इनको बॉडी आसानी से यूज कर लेती है। फिर बाद में जब हम पढ़ेंगे इसके बाद बेटा मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, जिसमें फिर ये कैसे ATP में कन्वर्ट होते हैं इनको हम पढ़ते हैं। इसलिए इससे पहले मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ने से पहले आपको डाइजेशन समझना होता है। बाकी बेटा एक होता है लैक्टेज, जो कि लैक्टोज, ये लैक्टोज प्रोटीन है बेटा, ये मिल्क में दूध में मिलती है आपको। और रेनिन प्रोटीन जो रेनिन जो एंजाइम होता है वो भी इसी को तोड़ता है। आपका लैक्टेज, ये लैक्टोज है, ये मिल्क में आपको मिलती है और इसको ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल देते हैं। इसी से बॉडी आपकी जो है रन करती है। लास्ट बेटा एक है हमारा यकृत, बड़े ही काम की चीज़ है यकृत, है ना। मैं पर्सनली बोलूँ मेरी बॉडी में मुझे सबसे फेवरेट अगर कोई पार्ट है तो यही है यकृत। कैसे, आइए समझते हैं। लीजिए पहले तो इसको बेटा अच्छे से जी भर के देख लो, ठीक है। ये आपका स्टमक है ना, ये पेनक्रियाज है बेटा और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये आपका ऊपर से लिवर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो महत्वपूर्ण है भैया बहुत ज़्यादा, ये पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खाना इसमें से जाता है क्या, नहीं, लेकिन खाने में इसके द्वारा बनाए गए बाइल जूसेस वगैरह जाते हैं, ठीक है। ये बाइल उत्पादन में भूमिका निभाता है, पाचन अवशोषण में हेल्प करता है। अब इसको हम ठीक से पढ़ते हैं। बाइल जूस क्या है बेटा, ये पीले हरे रंग का एक तरल पदार्थ होता है
जो कि फैट होता है, फैट को तोड़ने में हेल्प करता है। फैट बहुत आसानी से नहीं टूटता है, तो कई सारे जो आपके विटामिन रहते हैं वो फैट में ही सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए बाइल में मुख्य रूप से बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। बहुत ज़्यादा याद रखने की ये ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गॉल ब्लैडर में संग्रहित होता है, ये पूछ सकता है आपसे, पूछेगा कि बाइल जूस जो रहता है, दो सवाल बनेंगे। पहला पूछेगा आपसे कि जो बाइल जूस है इसको कौन बनाता है, प्रोडक्शन इसका कौन करता है। दूसरा पूछेगा इसका स्टोरेज कौन करता है। प्रोडक्शन की बात करेगा तो लिवर लगा देना, और स्टोरेज की बात करेगा तो गॉल ब्लैडर लगा देना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और इसको, हाँ, ये कहाँ, अगर आपसे ये भी पूछे कि इसका जो बाइल जूस बनता है ये कहाँ जाके, किस जगह जाके मिलता है, क्या ये पेट में जाके स्टमक में मिलता है, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी जो ड्यूडेनम जो हिस्सा होता है उसमें आकर के बेटा ये मिलता है। काम क्या करता है बेटा ये बाइल, देखिए इमल्सिफिकेशन, फैट इमल्सिफिकेशन क्या करता है, ये जो फैट है बेटा इसको छोटी छोटी बूंदों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इससे लाइपेज एंजाइम के लिए जो फैट है उसको पचाना आसान हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको, बहुत आसान है। डायरेक्टली वसा को नहीं पचाया जा सकता, इसलिए पहले क्या होता है, इमल्सिफिकेशन उसका होता है बाइल जूस के माध्यम से, और फिर लाइपेज इसको जो आसानी से पचा लेता है। ठीक है, अब देखिए बाइल जो है लिपिड्स, ये पानी में घुलनशील बनाकर अवशोषण के लिए तैयार कर देता है। बाइल लिपिड्स क्या करते हैं बेटा, बाइल लिपिड्स ये काम करते हैं कि इसको पानी में घुलनशील बना देते हैं, जिससे कि ये जो बाइल जो बनी हुई है, मैंने आपको बताया था बिलीज बनी रहती हैं छोटी आंत में, वो इसको आसानी से सक कर लें, इसको सोख लें। बाकी पाचन एंजाइम्स के कार्य को बढ़ाना भी इसका काम रहता है। ठीक है, बाइल एसिडिक भोजन को एल्कलाइन बना देता है, क्षारीय बना देता है, जिससे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। पेनक्रियाटिक क्या, अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम अच्छे से काम करते हैं। पीएच वैल्यू को निरंतर अच्छे से बना के रखता है। टॉक्सिकेशन को कम करता है, जैसे लिवर का काम बता रहा हूँ बेटा ये आपको, जैसे अमोनिया हो गया, इसको यूरिया में बदल देना। ठीक है, और किडनी के माध्यम से यूरिन के फॉर्म में, मूत्र के फॉर्म में इसको बाहर निकाल देना, यानी कि आपके खाने के पदार्थों को डिटॉक्सीफाई कर देता है। कितना काम कर रहा है, अच्छा समझ में रहा है। इसके बाद देखिए पोषक तत्वों का चयापचय, बहुत खतरनाक है, मेटाबॉलिज्म, इसको समझ लो। लीवर जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, लीवर जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करके रखता है। देखो बेटा सबसे पहले क्या होता है, आपने उल्टा सीधा खाना खाया, जो भी खाया, सबसे पहले तो उसको डाइजेस्ट करके अच्छे से, जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में बदल जाएगा, बेटा आपका प्रोटीन है अमीनो एसिड में बदल जाएगा। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जिनसे बॉडी यूज करती है जिनको। ठीक है, जो फैट है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ही आप ये तीन को समझ लो, ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो बेटा जो ग्लूकोज है ना, अब ये ग्लूकोज ऐसा नहीं है कि आज आपने खाया, आज ही बस बॉडी ने खा पी के खत्म कर दिया। आपके पास पैसे आते हैं तो डिपॉजिट आप नहीं करते हो, सीधा खत्म कर देते हो ऐसे। तो ये क्या करता है, अपनी एनर्जी को एकदम से खत्म नहीं करता, इसको स्टोर करके रखता है। तो इसको भी बेटा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है। कौन करता है, ये लीवर करता है। और जब आपकी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तब ये ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अभी समझेंगे इसको, ये मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। तो फिर इसे ग्लूकोज में बदलकर रक्त में छोड़ देना इसका मेन काम रहता है। इसके अलावा प्रोटीन और अमीनो एसिड जो हैं ये भी मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या पढ़ा, फिर से देख लो एक बार, सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। ग्लूकोज को लिवर ग्लाइकोजन के रूप में रखता है, बस इतना याद रख लो यहाँ से। अगला है विटामिन और मिनरल्स का भंडारण करना। बेटा लिवर क्या करता है, विटामिन ए, डी, ई, के और B12, इसके साथ साथ आयरन और कॉपर जैसे मिनरल्स को अपने पास स्टोर करके रखता है। बॉडी को जब ज़रूरत होती है यहाँ से दे देता है, कुछ लेता नहीं है उससे, सिर्फ दे देता है। अब देखिए बेटा प्लाज्मा प्रोटीन्स और ब्लड क्लॉटिंग, इसमें क्या करता है आपका लिवर, एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये बेटा ऐसे आपके प्रोटीन्स होते हैं जिनका उत्पादन करता है। इनके बिना आपका रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, तो इनका उत्पादन करता है। ठीक है, और रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। निष्कर्ष बेटा इसका थोड़ा सा कंक्लूजन देख लिए। लिवर बेटा ये केवल बॉडी के पाचन में हेल्प नहीं करता है, ये मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन क्या रहती है,
टॉक्सिक पदार्थों को, जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में हेल्प करना। इसमें भी हेल्प करता है न्यूट्रिएंट स्टोरेज, मैंने आपको बताया कि आपके जो विटामिन्स होते हैं उनको भी स्टोरेज और बनाने में हेल्प करता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी बनाता है जिनकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग वगैरह होने में हेल्प होती है, ये भी काम करता है। बाकी बाइल के उत्पादन में हेल्प करता है जिससे कि फैट आसानी से पच जाता है। इसके बाद टॉक्सिन्स को हटाने के लिए ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन संश्लेषण में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। चलो अब देखो बेटा, हमने ये तो पढ़ लिया, अब हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम मेटाबॉलिक पाथवे को हम पूरे अच्छे से समझेंगे और फिर आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। अब देखो बेटा, इस चैप्टर में हमने देखा कि फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं कौन कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है और किस चीज़ में टूट रहा है। कहने का मेरा मतलब है, अगर कार्बोहाइड्रेट हमने लिया है तो इसको तभी बॉडी यूज कर पाएगी जब ये सीधा आपका सिंपल ग्लूकोज फॉर्म में होगा। ठीक है, इसमें भी फिर ये बेटा एटीपी फॉर्म में बदलेगा। कैसे एटीपी चक्र बनता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, इसको हम मेटाबॉलिज्म वाले चैप्टर में अगले में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही आप जो फैट ले रहे हो बेटा, फैट भी मैंने आपको बताया 2 प्रकार का रहता है, एक सैचुरेटेड फैट रहता है, एक अनसैचुरेटेड फैट रहता है, पुराने वाले वीडियो में पढ़ा होगा। इसके अलावा ये जो फैट है बेटा, ये फैटी एसिड्स में टूट जाता है, अब बॉडी इसको यूज कर पाएगी। सेम बेटा ऐसे ही प्रोटीन आपने लिया, प्रोटीन पहले पेप्टाइड में टूटती है, फिर पेप्टोन्स में टूटती है, फिर उसके बाद अमीनो एसिड में जाके टूट जाती है, अब इसको बॉडी यूज कर पाएगी। ठीक ऐसे ही बेटा ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ कैसे टूटती हैं, कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, हमने आज इस पूरे वीडियो में उसको समझा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म, जो पाथवे है उसको हम समझेंगे। उसमें भी हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इसको समझेंगे, ये हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं इसके दोनों पार्ट्स के, पहला पार्ट ये हो जाएगा इसके 50 MCQs और सेकंड पार्ट के भी 50 MCQs, यानी कि 100 MCQs ऐसे होंगे। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो PYQs होंगे, किसी न किसी पेपर में पूछे गए होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो काफ़ी अच्छे लेवल के होंगे, जो पूछने की संभावना होगी, जिनको डिटेल्स में आपको समझा दूंगा। और उसके बाद ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू।